चलिए बच्चों, तो चालू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आपने पीछे क्या पढ़ा उसको सुन लो। देखो, आपने पढ़ा चार्ज। सारी करंट वारंट की उत्पत्ति चार्ज से हुई। अगर चार्जेज रेस्ट में रहेगा, तो अगर चार्जेस एट रेस्ट, कहीं पर भी चार्ज रुका रहेगा, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चीज को पढ़ाया गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें। सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा था। अगर चार्जेस आपका मोशन में आ जाए, मोशन में आ जाए, ठीक है, तो मोशन भी दो प्रकार का मोशन होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0। और एक एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें चार्ज का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा हो, सिर्फ चल रहा हो, एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ठीक है। तो फिर उस चीज से बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और एक्सेलरेटेड मोशन होगा चार्ज का, इसमें एक्सेलरेशन नॉट 0, तो उससे बनेगा बच्चों मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपने सुना होगा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, सुने हैं। और जैसे चार्ज, सब चार्ज की कहानी है। चार्ज रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज चलने लगा तो करंट भी हो सकता है, मैग्नेटिज्म भी हो जाता है। अब दोनों में कौन होगा तो वो डिपेंड करता है एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। अगर एक समान वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट, तो मान लेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ करंट बन रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करंट से ही चालू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग वही लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल है आई। सब लोग जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब वही Q2 माइनस Q1, चार्ज चेंज होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी एरिया। किसी भी एरिया से निकलने वाले यूनिट्स एक सेकेंड में, जैसे ये वायर है, इस वायर के एरिया से निकलने वाला एक सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस किया, उसी को हम लोग करंट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी वायर है, इतना मोटा है, इतना मोटा है, जितना मोटा है, मोटाई कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सेकेंड में नापना है। अब देखिए, डेल्टा क्यू मतलब चेंज ऑफ चार्ज। चेंज मतलब कितना यहां से चार्ज हुआ, Q2 माइनस Q1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप एवरेज करंट भी बोल सकते हो, कोई कोई इसको एवरेज करंट भी बोलता है, आई एवरेज। अच्छा, आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम, dq बाई dt, ठीक है, dq बाई dt। ओके, किसी भी सेकंड आपको चार्ज चाहिए तो dq बाई dt, चार्ज को डिफरेंशिएट कर लो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो करंट मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे, इसका ऐसा यूनिट क्या है, सब लोग जानता होगा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। बट इट हैज डायरेक्शन। तो सभी लोग जानता होगा करंट का डायरेक्शन फिक्स है, किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ।
करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है, पढ़े होंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, यानी लो पोटेंशियल बोलते हैं उसको। अच्छा, पता है इसको डायरेक्शन को माना गया है, यह बात पक्का नहीं है। पक्का क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इधर से इधर कुछ जाता है, इसकी गारंटी नहीं है, कुछ देखा नहीं गया आज तक जाते हुए। सो इट इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे एक लाइन आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज एज्यूम्ड, ऐसा माना गया है, इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट प्लस से माइनस होता है, बट हकीकत में कुछ भी प्लस से माइनस नहीं जाता है, बट लेकिन एक्चुअली हकीकत में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम किधर से किधर बताइए, निगेटिव टू पॉजिटिव। सो the electric current is also called, so the electric current is also called conventional current। कन्वेंशन यानी अनुमान, ठीक है, कन्वेंशनल करंट भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हकीकत में प्लस से माइनस कुछ जाता नहीं है, माना गया है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, जैसे आपका वायर है, ये वायर है, यहाँ प्लस टर्मिनल लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, धक्का मारने की क्षमता। तो प्लस वाले की तरफ ज्यादा प्रेशर है और माइनस वाले की तरफ कम प्रेशर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है। क्यों जाता है भाई, हम बता दें, क्योंकि माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलने लगता है। बट पोटेंशियल प्लस का ज्यादा है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप पढ़ के होंगे, स्केलर है तो प्लस है तो ज्यादा, माइनस है तो कम। तो इस बात की इज्जत को बचाने के लिए, नहीं तो पूरी बातें गलत हो जाती फिजिक्स में। अगर हम करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस मान लेते तो ये बात गलत हो जाता कि प्लस हाई पोटेंशियल है, फिर पोटेंशियल स्केलर है, बहुत सारी बातें गलत हो जाती। इसीलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक बात करो, मान लो कि करंट किधर से किधर जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, ठीक है, ऐसा मान लो, बट एक्चुअली कुछ भी जा रहा है प्लस से माइनस, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, ठीक है, जाता इलेक्ट्रॉन ही है जो कि माइनस से प्लस जाता है। इसीलिए करंट को कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, कोई आपसे पूछ सकता है, अनुमान किया हुआ करंट। तो चलिए इधर आ जाइए। तो आपने देखा कि करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बट बचपन से आपको पढ़ाया गया जिसके पास डायरेक्शन उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो बहुत सिंपल सा बात है, बिकॉज इट डू नॉट ओबेज, तो इट डू नॉट ओबे the vector law of addition, vector laws of addition। तो आपने देखा होगा वेक्टर को प्लस करने के लिए रूल बने हुए हैं, बने हैं कि नहीं बने। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये दो वायर है, आप भी जानते होगा, इधर से आया 1 एम्पियर करंट, इधर से आया 2 एम्पियर करंट, तो बताइए इधर कितना जाएगा, पक्का है कि 3 जाएगा, कि कंफ्यूजन है इसमें, पक्का है। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो पक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ के आओगे कि इधर वेक्टर 2 है, इधर वेक्टर 3 है, तो पक्का है कि इधर 5 होगा क्या, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं होता था बताइए, इसका फार्मूला था निकालने के लिए, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का एंगल 2ab cos थीटा, कुछ भी आ जाता था। वो रूल तो यहाँ फॉलो हुआ नहीं। अगर
मान लो हम ये एंगल बता दे तुमको कि 60 डिग्री है, तो क्या तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके निकालोगे? नहीं, ये एंगल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो ये वायर ऐसे रहता, इधर से आया 1 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, तो भी इधर कितना जाएगा? 3 ही जाएगा भाई। ये एंगल से कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो अगर ये वेक्टर रहता तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग प्लस माइनस करके आ जाता है। तो इस तरह से करंट कोई वेक्टर का नियम मानता नहीं है, तो फिर वेक्टर कैसे होगा? सिर्फ डायरेक्शन होने से थोड़ी कुछ हो जाता है, वेक्टर के पूरे प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। तो करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको क्या माना गया है? स्केलर क्वांटिटी माना गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी इसका सिंबल है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है धीरे धीरे चलना। ठीक है, धीरे धीरे से मुड़ मुड़ के चलना। जैसे हम आपको बता दें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो आयरन है, कॉपर है, कुछ भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है। आप बचपन से एक बात सुनते आए होंगे कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सुने होंगे। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है कंडक्टर के अंदर? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, वो चलते रहते हैं। तो चलते रहते हैं तो क्या करते हैं? वो कंडक्टर अंदर अंदर ऐसे ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन अपना जिगजैग मोशन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? टेढ़ा मेढ़ा कैसे? क्यों टेढ़ा मेढ़ा होता है? देखो, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है, मेटल के पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हैं। कोई भी मेटल के अंदर बनावट कैसे होता है? देखो, किसी भी मेटल के अंदर याद रखो, तुम पढ़ोगे मेटालिक बॉन्ड, प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन, जिसको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल्स यानी पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बगल में ऐसे। और ये इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं कंटिन्यूअस, रुके नहीं रहते। तो फिर अगला सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन चलते रहते तो चलते 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 हमारे पास एक कंडक्टर रखा है ऐसे हाथ में लाके, तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलने लगता है? फिर चलना चाहिए तो बाहर आ जाना चाहिए। कोई भी चीज अगर सोचो, आप एक सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ चल रहा है तो बाहर आएगा कभी ना कभी। तो आता है क्या बाहर? मेरे पास एक कॉपर का रॉड है, ऐसे हाथ में रखे हैं, ध्यान से सुनो, रखे हैं, तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है? नहीं। करंट आपको लग रहा है छूने पे? ऐसा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा, हम ऐसा मान लिए, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट बनना चाहिए। तो एक्चुअली बात वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन चलता है लेकिन चलने का एवरेज 0 है सारे इलेक्ट्रॉन का मिला के। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, तो इसका इसका वेक्टर सम करोगे तो क्या होगा? 0। समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के यही बात हो गई कि जैसे आप सुबह घर से निकले, घूम घाम के बाजार गिजार सब आए और वापस घर में आ गए, तो हम अगर आपको एक दिन बाद आपका देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। वेलोसिटी कितना? 0। वैसा ही कुछ इधर भी है, कंडक्टर के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, आ भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इससे टकरा गया, फिर यहां से आया, फिर इससे टकरा गया, फिर यहाँ कहीं कहीं मुड़ते रहता है टोटल। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चल रहा होगा, एक ही थोड़ी है यार, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब अपना ऐसे ऐसे जिग जिग कर रहे हैं। सबका इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज दे दो, सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सबका इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, उन सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जब एवरेज निकाला जाए, यानी सबको प्लस किया जाए और उसको n से डिवाइड किया जाए, तो क्या मिल रहा था एवरेज वेलोसिटी? 0।
यानी टोटल मिला के नेट वेलोसिटी 0 है, मतलब कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, परिणाम हमको कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन वही का वही है, बट वो चल रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आप घूम फिर के गए और कहीं वापस आ गए, तो हम जब देखेंगे तो वही दिखोगे आप मेरे को हमेशा, तो कैसा लगेगा भाई, कैसा लगेगा कि वो तो चल ही नहीं रहा है, वही है। वैसा ही होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। सबको समझ में आ गया? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं कि रुके होते हैं, तो जवाब है चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, बहुत हाई स्पीड है, लाख में होता। बट अगर आप टोटल रिजल्टेंट की बात करो, परिणाम क्या दिखेगा, तो टोटल वेलोसिटी कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। ठीक है? तो ड्रिप वेलोसिटी क्या है, इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिप बोलते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज निकाल लो, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिप वेलोसिटी। तो ड्रिप वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लिया जाए। ड्रिफ्ट वर्ड क्यों डिफाइन किया गया, इस बात को पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से चलता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही पूरी कहानी होने वाली है। तो यह कंडक्टर है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हमने, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए तब इसकी ऐसी हालत है। इलेक्ट्रॉन का टोटल वेलोसिटी कितना है, 0। टोटल वेलोसिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप वेलोसिटी की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेन टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देख लो, 1 लाख हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पीड लिखा है, नॉट वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऐसे ऐसे गया, घूम करके वहीं आ गया, तो क्या क्या 0 होता है। देखिए, आप पढ़े हो, वेक्टर स्केलर का थोड़ा ज्ञान होगा। अगर ये वापस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्या 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने से क्या 0 हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेक्टर है इसीलिए। अच्छा, अगर स्केलर वाला दे, डिस्टेंस बताओ 0 होगा। क्या इसका डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा, नहीं, कुछ तो डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस नॉट 0। अच्छा, जब डिस्टेंस 0 नहीं होगा तो आपसे पूछे स्पीड बताइए, स्पीड 0 होगा, नहीं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड भी नॉट 0। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नॉट वेलोसिटी मेंशन नहीं किया, बट हम लोग तो वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। यानी कुल मिला के ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी पता चले कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है, तो 1 लाख मीटर पर सेकेंड, सोचो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बहुत हाई स्पीड से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन वहां का वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 दिखेगा अपने को। नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा, 0। तो अब देखो, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो मान लो u1, u2, u3 वेलोसिटी है सबका। यहां पर एक बात और लिख लो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी कितना है, 0। लेकिन अगर कोई पूछ दे एवरेज स्पीड 0 है क्या, तो नहीं, ये है एवरेज स्पीड। क्यों भाई, ये स्केलर है और वो वेक्टर है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, थर्मल नाम क्यों लिखा है, तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में 11th में। थर्मल एनर्जी, हर कंडक्टर के अंदर ऊर्जा होता है, स्टोर्ड एनर्जी, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, हर वस्तु के अंदर थर्मल एनर्जी। उसी एनर्जी की वजह से ये चल रहा है अभी, क्योंकि हम बाहर से तो उसको एनर्जी दिए नहीं अभी, और देंगे एनर्जी तो और फास्ट होगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। मान लो आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज कर लो। देखो, लेट वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। मान लो कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबका एवरेज निकालते हैं। देखो, तो पहले का u1 वेलोसिटी, दूसरे का u2, तीसरे का u3 इनिशियल है,
फिर U4 डॉट 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 UN अपॉन N इज इक्वल टू कितना 0। सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज। कोई सोच रहा होगा एक ही इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, बात एक ही है, कोई भी बात करो बात एक ही दिखेगा। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का भी तुम देखोगे तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन का भी देखोगे तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। यानी एक का एवरेज निकालो या सब का एवरेज निकालो तो 0 ही आएगा। तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो शुरुआत में वैल्यू होता है, जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखे हो, मतलब मेरे पास एक कॉपर का वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चल भी रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, करंट कितना बन रहा होगा 0, कोई करंट नहीं बन रहा होगा। करंट किसके वजह से बनता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए, थोड़ा अपनी जगह से हिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह घूमते रहे तो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए तब फ्लो होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? तो हमको कोई करंट महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नेट वेलोसिटी कितना है? 0 है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है बच्चों, एक और तरीका है समझने का, ध्यान समझेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स the average velocity of free electrons in a conductor with by which they get by which they move inside, by which they get moved from positive terminal to negative terminal, is called drift velocity। जिस वेलोसिटी से वो प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर मूव करता हुआ आपको दिखेगा, यही वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल के प्लस से माइनस की तरफ जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0 होता है शुरुआत में, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, क्योंकि वही के वही घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कब किया गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, नहीं लगाया है तो वैल्यू तो 0 है इसका। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? तो जब इलेक्ट्रॉन ही 0 चल रहा है तो टोटल करंट कितना बनेगा? नेट करंट कितना? 0। नेट करंट यानी सारे करंट, सारे इलेक्ट्रॉन चल चल के थोड़ा थोड़ा करंट बनाएंगे, सब करंट का एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? हम कंडक्टर को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ये वायर है, अब इसको इधर प्लस से जोड़ दो, टर्मिनल से इधर माइनस से। ठीक है, तार को बोर्ड में इधर प्लस से लगा दो, इधर माइनस से, तो इसके अंदर करंट चलने लगेगा, तुमको भी पता है। यानी प्लस और माइनस क्या बनाती है तुमको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर क्या है ना, प्लस से माइनस किसका, तो क्या डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता होगा, क्यों? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत कम रहता है। तो देखो प्लस से माइनस की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, यानी तुम इसको बोल सकते हो, इसी को दूसरे भाषा में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा दिए। प्लस माइनस है तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही है, स्केलर में है तो पोटेंशियल डिफरेंस, वेक्टर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ के आओ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में,
कि चार्ज के दो प्रॉपर्टी होते हैं। अगर स्केलर की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वेक्टर की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना। बोला चार्ज क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, पोटेंशियल भी बिल्ड करता है। स्केलर है और एक वेक्टर है। चलिए तो इधर ध्यान दे, इधर तो यहाँ प्लस से माइनस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नाच नाच के वापस आ जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अभी भी वो चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, प्लस आयन से टकराएगा, मुड़ेगा, लेकिन इधर से एक दबाव है उस पर, समझ रहा है। इधर से कोई है जो उसको धकेले जा रहा है, सॉरी इधर से ना, इधर से कोई है जो उसको धक्का मारे जा रहा है। ये चीज आप पढ़े होगे, देखो सबने पढ़ा है कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू पे फोर्स लगता है, प्लस क्यू पे किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। पढ़ा है ना सबने, F बराबर क्यू इंटू ई, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी प्लस चार्ज को इधर धक्का मारा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, और माइनस चार्ज को किधर धक्का मारेंगे लोग, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू ई। पढ़े हैं सबने ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में धकेलना चालू करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का होता क्या समस्या, कि चलता है, किसी से टकरा जाता है तुरंत पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन से, फिर ये टकराने के बाद मुड़ जाता है, फिर ये टकराने के बाद ऐसे मुड़ते मुड़ते, अब ये क्या है, कितना भी मुड़े लेकिन इसको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वापस वहीं आ गया, रिजल्टेंट जीरो। रिजल्टेंट क्या दिख रहा था आपको, जीरो। ये देखो कोशिश किया था आगे जाने के लिए, लेकिन वापस आ गया। कोई दबाव नहीं है इस पे, कोई प्रेशर नहीं है। जैसे आपको भी जिंदगी में लागू है, आप पे अगर कोई दबाव नहीं है, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो लेकिन पढ़ाई होगा नहीं, रिजल्टेंट कितना रहेगा, जीरो, कुछ पढ़ाई नहीं होगा। याद रखना। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हमको लगेगा पढ़ रहे हैं, बट आप एनालाइज करोगे 2 दिन 3 दिन बाद, तो अरे यार कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। जैसे 2 दिन से छुट्टी थी तो पता नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा। तो देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला, यहां से टकराया, यहां से टकराया, अब क्या है, रिजल्टेंट इस पे फोर्स है। तो मान लो यहां से टकरा के यहां भी आ गया, फिर यहां से टकराएगा, तो कुछ ना कुछ वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो अब इसका कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, प्लस चार्ज के आयंस है जिससे वो टकरा रहा है। ये देखो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, सम डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला था इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंच गया, तो अब वो डिस्प्लेस हुआ है तो वेलोसिटी होगा, अब वो जीरो नहीं होगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, फाइनल वाला, v1 पहले इलेक्ट्रॉन का, v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का, v3 तीसरे इलेक्ट्रॉन का, डॉट 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 vn nth इलेक्ट्रॉन का, अपॉन n। इसी एवरेज को क्या बोला गया, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ लीजिए, इसको नहीं बोले हमने, इसका मतलब तुम बोल सकते हो इसी का वैल्यू शुरुआत में जीरो है, ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, फाइनल कब, जब हम उसमें क्या लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। नेट करंट जीरो नहीं होगा, अब कुछ करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इधर से इधर, तो करंट इधर से इधर माना जाएगा। चलिए ध्यान दे इधर थोड़ा, तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो आप डिटेल में लिख सकते हो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया। किधर फोर्स लगाया, इधर की तरफ। कितना फोर्स लगाया बताइए, माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, द नेट वेलोसिटी या द एवरेज वेलोसिटी of electrons is not zero, because electric field apply force on electron in opposite direction
ऑफ ई। कितना फोर्स लगा रहा है भाई, ये लिखा हुआ है, जो इसको आगे की तरफ धकेलते रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, यहां लिख रहे हैं नोट में, now the average velocity of electron, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो, वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ध्यान देना, कंफ्यूज हो गया बच्चा, बोले यही वाला छाप दिया आपने, नहीं नहीं नहीं, ये स्पीड था, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रेजेंस हो एब्सेंस हो दोनों केस में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो, इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से चलता है। बट हम एवरेज जब निकाले वेलोसिटी का, वेलोसिटी डायरेक्शन पे निर्भर है, क्लियर हो रहा है ना ये। तो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जीरो मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना एवरेज मिलेगा, 10⁴, यानी ये लगभग कितना हो गया, 10,000 नहीं 10,000 मीटर पर सेकेंड, यानी 10,000 मीटर एक सेकेंड में। तभी तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता है। देखो बटन चालू के फटाक से करंट चल जाता है, तो बहुत स्पीड है इसके पास इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर में चलने का। एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो ये है 10⁵। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। तो अब अभी के बाद हम लोग मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर चल रहा है। याद रखिए, कंडक्टर के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या माना जाएगा, वीडी। वीडी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन का, देखो इससे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर बाय विच दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम निगेटिव होगा ना, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का शुरू में वैल्यू कितना होता है, जीरो। कब, जब कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगाया है तो जीरो। करंट कितना बन रहा है, जीरो। अभी करंट बनेगा, यस अब करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, प्लस माइनस टर्मिनल दोगे कंडक्टर के अंदर, तभी करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, माइनस से प्लस। करंट को किधर से किधर माना गया है, प्लस से माइनस माना गया है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। क्या फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आपको बता दें। ये फॉर्मूला होता है n स्मॉल e कैपिटल E टाउ, n e टाउ, सॉरी em नहीं था, e e टाउ अपॉन m। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये टाउ क्या है सबको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर है। टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये टाउ है, इसको पढ़ते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो आपको उसका डेफिनेशन बता दे, ध्यान से सुन ले। रिलैक्सेशन टाइम जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो जैसे देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन टकराया और चला, और अगली टक्कर होने तक जितना टाइम लगा उसको टाउ बोले। टी नहीं बोल करके टाइम बोले, टाइम को टी बोलना चाहिए, इन्होंने टाउ बोला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन गया, फिर किसी प्लस से टकराया, तो फिर दूसरा बार टाइम तो अलग लगा होगा, टाउ टू। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन चला, फिर तीसरी बार फिर टकराया जाके, तो फिर टाइम लगा होगा टाउ 3। इस तरह इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब बार बार टकराते वक्त उसको कुछ कुछ टाइम लगा होगा ना। जैसे पहला टक्कर, फिर उसके
0.1 सेकंड के बाद दूसरा टक्कर, फिर 0.2 सेकंड, 0.02 के सेकंड के अंदर तीसरा टक्कर। तो ऐसे करके सारे टाइम का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना टाइम लगा उसको टकराने में। तो यही टाउ क्या हो गया, तो सारे टक्कर का एवरेज, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 डॉट। तो इसको क्या बोलेंगे हम बताइए, एवरेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है बच्चों, लिख लीजिए डेफिनेशन। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन लिख लो बच्चों जल्दी से। देखो द एवरेज टाइम ऑफ क्या लिखेंगे बताइए? एवरेज ऑफ टाइम ऑफ ऐसा होना चाहिए। देखो एवरेज ऑफ टाइम टेकन by electron between by electron entry velocity कौन है? रिलैक्सेशन टाइम का इंग्लिश थोड़ा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, द एवरेज टाइम टेकन बाय the average of time taken by electrons taken between two successive collisions of electrons with पॉजिटिव आयंस। ये जो प्लस आयन है, दो लगातार प्लस आयन से टक्कर के बीच में जो टाइम लगा उसका एवरेज, समझ में आया? जहां पे टाउ 1 हो जाएगा, टाउ 1 क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट कोलिजन, मतलब पहली बार जब वो टकराया, जैसे यहां टकराया फिर यहां टकराया, दो बार टकराया, दो बार टकराने के बीच में जो टाइम लगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। और फिर जितने टाइम लगे होंगे उन सभी टाइम का क्या निकाल लो, एवरेज। एवरेज क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी चीज वेरिएबल होता है, अलग अलग, तो हम कौन सा वैल्यू यूज करें, टाउ 1 टाउ 2 कुछ भी यूज मत करो, सबका क्या निकाल लो आप, एवरेज। जो चीज बार बार बदल रहा है उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? द एवरेज ऑफ टाइम टेकन, द एवरेज निकाला गया किसका, टाइम टेकन, जो समय लगा हो किसके बीच, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का, विथ पॉजिटिव आयंस, किसके साथ टकराया गया हो, पॉजिटिव आयंस के बीच में। ठीक है, ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कुल मिलाकर टाइम है वो एवरेज टाइम। समझ में आ गया? काय का टाइम है, तो इलेक्ट्रॉन को टकराने का टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन पहला टक्कर खाया फिर दूसरा टक्कर खाया, इसका टाइम आप सीधे सोचो ऐसा। तो अभी एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, क्योंकि एवरेज लिखने का मतलब आप एवरेज लिखे हो ये बात सही है, लेकिन आप सोचना अगली बार से ऐसा, अब कोई एवरेज वेलोसिटी सोचने की कोई जरूरत नहीं। ड्रिप वेलोसिटी हम क्या सोचेंगे, अगली बार से हम जब भी इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन चल रहा है वीडी से, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है ना? इसीलिए तो पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है भाई, वीडी से। बट हकीकत में ये नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज है ये वीडी, बट हम लोग ऐसा ही मानेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो टकराएगा, पहला प्लस से टकराएगा फिर दूसरे प्लस से टकराएगा जाते समय,
तो जाते समय जो टकराएगा और उस टक्कर में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाउ मानेंगे, बट एक्चुअली टाउ क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टक्कर हुआ था उसका एवरेज। ठीक है, कभी कभी देखो इसमें दो कंफ्यूजन होता है। पहला कंफ्यूजन कि एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहा है उसका एवरेज बोले, कि सारे इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं, बात एक ही है यार, बात एक ही है। एन की बात की जाती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये एन क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर के अंदर उन सभी का एवरेज है ये। ओ यानी ये सब एक इम्प्रैक्टिकल डाटा है, असंभव है इसको कैलकुलेट करना, बट ऐसे यूज किया जा रहा है, ध्यान देना। थोड़ी देर बाद ये सब हट जाएगा, इम्प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूले आएंगे जिसको हम निकाल सकते खुद से। चलिए क्लियर हो गया आपको। तो आप दो चीजें एजम्पशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, नोट कर लिया आपने रिलैक्सेशन टाइम वगैरह। तो अब हमारे पास ये सब बातें आप समझ गए। देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने इधर जोड़ दिया प्लस टर्मिनल से और इधर जोड़ दिया माइनस से, यानी हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें प्लस माइनस जैसे हम जोड़ते हैं किसी वायर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है उसके एंड्स के किनारे पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलने लगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितना फोर्स लगाएगी बताइए, F बराबर QE। Q क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -E, निगेटिव चार्ज है। अच्छा -E लेंगे ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा, विपरीत दिशा बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो इलेक्ट्रॉन है जिसपे इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इतना, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन के चलने का वेलोसिटी क्या मानोगे आप, Vb, किस वेलोसिटी चल रहा है इलेक्ट्रॉन, Vb, ये ठीक है। अब चलिए तो वेलोसिटी निकालने का प्लानिंग क्या हम आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, V बराबर U प्लस AT, ये चाहिए तुमको फॉर्मूला। हाउ U 0 है, याद करो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया था ना शुरुआत में, 0। ए एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। टाइम तो पता ही है, टाउ। ये फॉर्मूला लगाना है। प्लानिंग समझ में आ गया सबको? तो पहले हम फोर्स क्यों निकाले समझ गया होगा। देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, -E। m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, जो चल रहा है उसी की मास लोगे ना। अब एक्सेलरेशन आ गया। देन अब लिखो यहां पे, लेट, मान लो कि कंडक्टर्स है, लेट कंडक्टर्स हैव n इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनना, n क्या है, n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे कंडक्टर में नहीं, पूरे कंडक्टर में निकाल भी नहीं सकते हम लोग, यूनिट वॉल्यूम मतलब इसका एक वॉल्यूम ले लो, 1 ml, 1 मीटर क्यूब, उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। पूरे कंडक्टर में कितने हैं तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। n इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, n, याद रखो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, सारे इलेक्ट्रॉन की बात करना पड़ेगा, तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे,
अब जैसे कंडक्टर के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन चला होगा, फिर दूसरा चला होगा, तीसरे चले होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताइए, v1 मानो, तो क्या फॉर्मूला लोगे, u1 प्लस a इंटू τ1। इस समझो इसको क्या है, v1 पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, जैसे इसके अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, v1 से, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद। और u1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के पहले उसका वेलोसिटी था, रेस्ट में तो था नहीं वो। ओके, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेट मतलब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। क्या सारे इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि पूरे कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर पे लगा है, तो पूरे कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है सब पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर सब पे यही फोर्स है, क्योंकि चार्ज सबका सेम है, चार्ज सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, फोर्स सेम, फिर एक्सेलरेशन भी सेम, क्योंकि सबका मास भी सेम है। समझ में आ रहा है, मास सेम है ना सारे इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन ए लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ए। अगर हम आपसे पूछें τ1 क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चला, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ध्यान से सुनना, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, यहां से चला, अभी चल के ही आ रहा है, रेस्ट में नहीं है, यहां गया और फिर टकरा गया प्लस आयन से, मान लो ये चल के आया, प्लस आयन से टकराया और फिर टकरा गया, दो बार टकराएगा तब बोलेगा ना, तो फिर हुआ। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा था कितने स्पीड से बताइए, u1, क्योंकि रेस्ट में था नहीं, इलेक्ट्रॉन रहता भी नहीं है। अब यहाँ पे जब टकरा रहा था तो कितने स्पीड से था, u1 से, जैसे वो टकराया होगा उसका वेलोसिटी बदला होगा कि नहीं बदला होगा, बदला होगा, v1। क्लियर हो गया। और यहाँ के टक्कर के बीच कितना टाइम वेस्ट हो गया, τ1, कितना टाइम वेस्ट हो गया भाई, τ1। क्लियर हो गया। कितने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रही है, वो a, इसको धकेल भी रहा है कोई आगे जाने के लिए, ठीक है, ऐसे आगे ही बढ़ा दो बेचारे को, ऐसे जा रहा है टकराने के बाद, या इधर गया, चल क्लियर हुआ। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की कहानी। उसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो अब बताइए, सिमिलरली velocities acquired by other electrons यहां पे एक बात और लिख सकते हो कि by applying electric field velocities of electron changes। चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। इसीलिए आप लोग सबका वेलोसिटी निकाल रहे हैं। पहले वाला का चेंज होकर कितना हो गया, v1, ये देखो पहले आ रहा था u से, अब v1 हो गया। सिमिलरली दूसरे का भी बताइए आप, रिलैक्सेशन टाइम नोट कर लिया आपने, तो इसका भी बताइए, सबका बताना पड़ेगा। v2 v3 vn, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो v2 कितना हो जाएगा बताइए, u2 प्लस a इंटू τ2, फिर v3 कितना हो जाएगा, u3 प्लस a इंटू τ3। a एक्सेलरेशन क्या है, सबका सेम है, डॉट डॉट डॉट, nth इलेक्ट्रॉन का vn un प्लस a τn। अब एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एवरेज निकाल रहे हैं, ड्रिफ्ट किसको बोलते हो, याद करो, सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज। तो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज को ही vd बोलते हैं, vd इक्वल टू, या vd के फॉर्मूले में डाल दिए, जो भी बोलो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd, v1 का वैल्यू रख दो u1 प्लस a τ1, u2 प्लस a τ2 प्लस u3 प्लस a τ3 प्लस डॉट 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 un प्लस a τn, पूरे के अपॉन में n।
अब देखो एक काम करो, u1 u2 u3 को अलग कर लो, u1 u2 u3 को क्या कर लो, अलग कर लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत आसान है, हम आपको प्लानिंग बताए थे। हमको प्लान क्या करना है, पहले एक्सिलरेशन निकालना है, एक्सिलरेशन के लिए फोर्स निकाले, फोर्स फिर एक्सिलरेशन, फिर एक्सिलरेशन के बाद वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी, सारे इलेक्ट्रॉन का अलग अलग निकालिए, n इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए, फिर सबका एवरेज में वैल्यू डाल दीजिए। तो ये है ना ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला, बस यहीं से प्लान शुरू हुआ। v चाहिए तो u प्लस ए टी, v चाहिए तो u प्लस ए टी, वही लगाया जा रहा है। देखिए तो vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस, देखो ये बचा a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 a, तो सब में a कॉमन, और क्या बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n। अब ये स्प्लिटिंग कर दो इसका, क्या जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n। बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, अभी पढ़ाए थे, इसका वैल्यू कितना होता है, देख के बताइए, कोई बोलेगा? ये इलेक्ट्रॉन सब जब शुरू में चल रहा था, उन सारे वेलोसिटी का एवरेज कितना था, तो a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n। ये कितना था बच्चों, 0 था, याद है ना? क्या है ये, ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, प्लस a इंटू, इसको क्या माना गया, टाउ। टाउ क्या हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन में टाइम लगे थे सारे का एवरेज ही टाउ है। ओके, अब a का वैल्यू डाल दे यार, a का वैल्यू याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये होता है फोर्स बाय मास। फोर्स क्या होता है, q इंटू ई, बस q क्या है, माइनस ई, याद हो गया? तो क्या था फॉर्मूला बताइए, a का माइनस ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, ये हो गया ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला। माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये वेलोसिटी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाओ, देखो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन shows that डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ ड्रिप वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ vd इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें कौन सा वैल्यू क्या होता है इसको समझते हैं। vd का आपको फॉर्मूला मिल गया, बहुत काम आएगा ये। vd का फॉर्मूला है तो ये लिखा हुआ है। E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है वेरिएबल है, नहीं, ये कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, फिक्स। नेक्स्ट टाउ क्या है, टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन क्या अभी लिखे थे, द टाइम टेकन, द एवरेज टाइम ऑफ, क्या था रे, द एवरेज टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विथ पॉजिटिव चार्ज आयन, विथ आयन विथ इलेक्ट्रॉन, यानी आयन से जाके जो इलेक्ट्रॉन टकराया, दो लगातार टक्कर के बीच में लगने वाले टाइम के एवरेज, हिंदी में लिख लो, दो लगातार पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन का टाइम का एवरेज। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्लियर हो गया। अच्छा, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है, आपको पता होगा, यानी इसमें सब फिक्स है, बस टाउ बदल सकता है, टाइम कम ज्यादा हो सकता है, जल्दी जल्दी चल के जाएगा तो जल्दी टकरा जाएगा, स्लो स्लो जाएगा तो स्लो टकराएगा, ये टाइम ज्यादा लगेगी, समझ रहा है? मान लो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे तो टकराने में टाइम ज्यादा लगेगी ना, दो टक्कर के बीच का, तो एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा, जंप से आया टन 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 टन, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये टाइम बहुत छोटे 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 टाइम, तो एवरेज भी छोटा हो जाएगा। चलिए, तो ड्रिप वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला नोट कर लिया। अब एक टर्म इसमें आता है बच्चों, मोबिलिटी, थोड़ा हम इंक डाल दें।
चलिए, तो मोबिलिटी एक टर्म है बच्चों, जल्दी से उसको देख लेते हैं हम लोग। मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी म्यू। अब ये मोबिलिटी क्यों बनाया गया, देखो तो मोबिलिटी यानी मोबाइल, मोबाइल यानी चलना, इलेक्ट्रॉन के चलने की क्षमता को नापने के लिए मोबिलिटी बना। कोई पहले वेलोसिटी से काम नहीं चल रहा है क्या, चल रहा है ना यार, चल रहा है, फिर भी एक टर्म बनाया गया मोबिलिटी। मोबिलिटी पर्टिकुलर चलने की एबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने स्पीड से चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने स्पीड से चलेगा वो बता देता है, ठीक है। तो मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला है बच्चों Vd अपॉन E, ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट कर दिए कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितने स्पीड से चलेगा, वो इसकी मोबिलिटी बता रहा है। देखो इधर ध्यान से देखें, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility. अगला, mobility define the ability of charge carrier to move in electric field. अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Vd का वैल्यू, Vd का हम लोग मैग्नीट्यूड ही यूज करते हैं ज्यादातर, तो क्या हो जाएगा E टाउ अपॉन m, इसको वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू ई लिखो इसको, म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर चार्ज कैरियर में मोबिलिटी होता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बताइए, वैल्यू यहां रख दीजिए, ई टाउ अपॉन एम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, ई टाउ अपॉन एम। अब सुनो, अभी रहने दो, बाद में ही कर लेंगे, मोबिलिटी इसको ही हटा देते हैं। अब ये फॉर्मूला आ गया, इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, दैट इज म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/m एंड मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सुनो यहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, कोई सोच रहा होगा इलेक्ट्रॉन क्यों मिटा दिया, तो क्योंकि चार्ज प्रोटॉन चले इलेक्ट्रॉन चले, चार्ज तो सेम ही होता है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मतलब जो चार्ज कैरियर का मास जितना भारी होगा वो धीरे धीरे चलेगा। अब तुमने पढ़ा होगा, देखो बहुत सारी बातें इसमें कॉन्सेप्ट आएगी। सबसे पहला, विच इज बेस्ट कंडक्टर, देखो कंडक्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री में पढ़े हो क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स हैव आयंस एज चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होता है चार्ज कैरियर के रूप में, राइट, पढ़े हो ना तुम। NaCl जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी करता है, आयंस, Na+Cl-, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, खराब, उसकी मोबिलिटी खराब होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स हैव आयंस, नहीं ऐसा लिखो, एक पॉइंट लिख लेते डायरेक्ट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is less than metallic conductor, मतलब तुलना कर दिया हमने, कौन अच्छा है भाई, मेटल का वायर अच्छा है कि नमक अच्छा है, सवाल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो जवाब है मेटल का वायर। को बोला क्यों, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम है, आयंस की चलने की क्षमता, देखो ये एबिलिटी है मूव करने की चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये आयंस की चलने की क्षमता कम है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मास का उल्टा है, बिकॉज
मास ऑफ आयंस, आयंस का मास जो है वो ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास जब ज्यादा होगा तो मोबिलिटी म्यू ऑफ आयंस, आयंस का मोबिलिटी कम हो जाएगा किससे, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन से स्लो चलेगा। कौन स्लो चलेगा, कौन स्लो चलेगा बताइए, आयंस। क्लियर हो गया। आयंस किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी खराब है। कंडक्टर की अपेक्षा। अच्छा, एक और सवाल आता है इसमें, एक और सवाल आता है, देखिए सुनेंगे। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, देखिए ध्यान सुनो अगला, कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स होते हैं हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर। ध्यान सुनो, ये बात तुम जानते हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो कंडक्टर, उनके अंदर कौन इलेक्ट्रिसिटी लेके जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में कौन लेके जाता है, आयंस। क्लियर है। अच्छा, एक बात और सुनेंगे, इन सेमी कंडक्टर, सुने हो सेमी कंडक्टर, सुने होंगे। सेमी कंडक्टर का एग्जांपल कौन है बताइए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। सेमी कंडक्टर हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। याद रखो, वहां पे दो प्रकार का चार्ज कैरियर होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, दूसरा होल्स होता है। उसमें होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो, ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज। आयन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है उस खाली जगह को होल्स बोलते हैं। तो इसको प्रोटॉन जैसा मानो। अब बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होगा किससे, मोबिलिटी ऑफ होल्स से, या किसी भी चीज को। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में सबसे हल्का पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑब्वियसली कम होगा किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन यानी होल्स, यानी अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है, होल भी भाग रहा है, कौन जम से भागेगा, इलेक्ट्रॉन जम से भागेगा, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक आपको मोबिलिटी समझ में आया होगा कि क्यों मोबिलिटी वर्ड बनाया गया। क्योंकि मोबिलिटी एक क्षमता नापता है चार्ज के दौड़ने की, कायम में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे सारे बच्चे दौड़ने की क्षमता है, तो हमको दौड़ा दो, तुमको दौड़ा दो, सब लोग दौड़ लेंगे। अब सबकी दौड़ करे, चलो पानी में दौड़ के दिखाओ, ऐसा इतना पानी भरा दौड़ के दिखाओ, क्या सबकी क्षमता सेम होगी, नहीं। वहां पे समझ में आ जाएगा असली दौड़ाकी कौन है। तो यहाँ पर मोबिलिटी टर्म इसीलिए बनाया गया। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दिए, दौड़ो सब, अब देखते हैं कौन तेज भागता है। समझ में आ गया, यानी एबिलिटी जज किया गया, क्षमता, क्षमता जज की गई। क्या नापने के, क्या नाप करने की, चार्ज के नापने को। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं क्षमता नापे, हम बोले नहीं, बेईमानी हो सकता था। मान लो किसी को कम इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ा दिए और किसी को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ा दिए, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, होल्स ही जम से दौड़ भाग लिया। क्यों 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 क्यों, क्योंकि देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है vd बराबर e टाउ अपॉन m। मान लो तुम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगा ना। तो बेईमानी होने से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स किया 1 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया सबको, आ गया होगा, नहीं आया, क्या आ गया, आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिक्स कर दिए सबके लिए, कितना 1, और फिर दौड़ाएं, फिर बताओ किसका चलने की क्षमता ज्यादा है। समझ में आ गया। अच्छा, इसका यूनिट आ सकता है, देखिए अब मेरे को यूनिट से याद आ गया, इसका यूनिट आ सकता है बच्चों। यूनिट क्या होता है बताइए, तो यूनिट ऑफ म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब सबको तोड़ना पड़ेगा, बताइए क्या आएगा, न्यूटन को तोड़ दीजिए, न्यूटन को तोड़ दीजिए, ये भी चलेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं चलेगा। अब न्यूटन को आप तोड़ दीजिए, आपको याद है न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़े हैं सबने, पढ़े होंगे। और कूलम को भी आप तोड़ सकते हैं, कूलम को क्या तोड़ दोगे, एटी, क्यू बराबर आई टी, आई क्या है एम्पियर, टी क्या है टाइम।
यानी एम्पियर सेकेंड। समझ में आ गया कहां से आया? Q बराबर, देखो Q बराबर I इंटू टी। I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कूलम के जगह पर हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। अब सबको काट कूट मचा लीजिए आप। तो यहां से यहां एक सेकंड चला गया, यहां से यहां एक सेकंड कट गया कि नहीं कट गया? क्या बचेगा बताइए? सेकंड का पावर 1 -1 कट गया, मीटर से मीटर कट गया। क्या बच गया यूनिट? केजी इनवर्स एम्पियर इनवर्स। सही है। चलो ध्यान देंगे इस पे। और भी हम आपको म्यू के ढेर सारे यूनिट बताएंगे और भी फॉर्मूले आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोबिलिटी समझ में आ गया होगा? मोबिलिटी ओके। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला पढ़े तो आप यूनिट निकाल लें खुद से। तो आपने अभी तक दो टर्म पढ़ लिए, एक मोबिलिटी और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पीछे का जो जो पढ़े आप भूल जाओ। तो जरूरत कितना है इस चैप्टर में हम तुमको बता रहे हैं। इस चैप्टर में आपको वीडी का फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ई टाउ अपॉन एम। ये याद कर, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन माइनस लगता है, हम लोग वैल्यू ले रहे हैं बस। अच्छा, उसके बाद आप म्यू पढ़ लिए, ये हो गया वी डी बाई ई। बस ये दो चीज याद रखने का, बाकी पीछे का भूलने का। इसका जो डेरिवेशन था वो बकवास है, आ सकता है बट आप पढ़िएगा, बोर्ड में आ सकता है। बकवास तरीके से किया गया था। याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? ये डेफिनेशन था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 vn अपॉन n। अब सारे v में वैल्यू डाल दिए, v बराबर u प्लस at। याद आ गया ना? एक्सेलरेशन फिर निकाल लो फोर्स अपॉन मास करके। चलिए, तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों करंट के टर्म में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या रिलेशन है? I बराबर एन ए ई वी डी। चलिए, तो करंट निकाल लेते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? चार्ज अपॉन टाइम। वहां से निकल जाएगा ये। देखो, तो मेरे पास एक कंडक्टर है, ध्यान दो, बार बार कंडक्टर बनाना पड़ेगा आपको। इस कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया या जोड़ दिए बैटरी से, कुछ भी करो, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़े तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव था तो निगेटिव हो गया। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई इधर से इधर। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? V। इस एंड और इस एंड के बीच पोटेंशियल में जो अंतर होगा, प्लस का पोटेंशियल कुछ होगा, माइनस का पोटेंशियल कुछ होगा, उसका डिफरेंस कुछ होगा, वो V होगा। अब इस कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, और सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे माइनस से प्लस की तरफ। कितने स्पीड से? vd। इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड को vd माना जाएगा, पता है? अच्छा, इस कंडक्टर का लेंथ कुछ मान लो l। ये सब स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट वी हैव एक कॉपर वायर। हमारे पास एक कॉपर का तार है, कंडक्टर होना चाहिए कुछ भी हो, ऑफ लेंथ L। अच्छा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये जिससे करंट निकलने वाला है। तो करंट किधर से किधर मानी जाती है? प्लस से माइनस। करंट इधर धारा I। तो मान लो लेंथ L का एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सुनो ध्यान से, ये कंडक्टर है, ऐसा एरिया है, करंट ऐसे घुस रहा। ध्यान दो, एरिया का कैसे घुस रहा करंट? परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना,
एरिया के परपेंडिकुलर करंट लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फिर चार्ज। देखो प्लान हम बताते रहे, आई चाहिए, आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, पता है ना कि नहीं होता है। अब क्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे, एन ई, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यहां नहीं होता था, यहां क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन है सब मिलकर चार्ज बना रहे हैं अपॉन टाइम। बस यही कॉन्सेप्ट पे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ओ गॉड सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। बस सब आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के इस किनारे तक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल, और कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वी डी, सब आ गया, यहीं से बनेगा। प्लानिंग क्लियर हो गया आपको। चार्ज का फॉर्मूला लाके हम लोग को Q बराबर एन ई, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन जो आप मानते हो वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको क्या करना होगा बताइए, सोचो, हमको टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको पता करना कितने इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। नहीं समझा, फिर से देखो, मान लो 1 मीटर क्यूब, उसी को यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 मीटर क्यूब में क्या करोगे, क्या करेंगे, 50 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 50, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसा ही कुछ है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, अब इसको ऐसा समझो, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे v, और वॉल्यूम से क्या कर देंगे, n को मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखिए एरिया है, लेंथ है, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, बताइए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, बहुत बार पढ़े हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का सिंबल क्या है, एन, एन मानते ना, इतना इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, क्या करेंगे अभी सिखाए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे, यूनिट वॉल्यूम, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पर मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना मीटर क्यूब, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई ए एल, यानी एन एल। अगर हम पूछे चार्ज, चार्ज पासेस थ्रू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला चार्ज Q, तो Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E बराबर एन ई। n हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n हमने यहां मान लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम का, यहां n टोटल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL इंटू E। देन इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल चल रहा है हम लोग, समझ में आ रहा है। करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का फॉर्मूला Ne, आ गया फॉर्मूला डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, यानी Q बाई T। अब चलिए Q का वैल्यू है, टाइम नहीं है, तो Q का वैल्यू NaLe अपॉन टाइम। टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, सही है। टाइम नहीं पता लेकिन हमको पता है कितने दूर गया और कितने स्पीड से गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए, L, और वेलोसिटी क्या है, Vd। अब ये पलट दो, L से L कट जाएगा, तो I बराबर N, देखो बन गया फॉर्मूला दिख रहा है, NaE, और ये ऊपर चला गया Vd,
एल से एल कैंसिल, दिस इज करंट। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, आप चाहो तो इसमें Vd का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हमारे लिस्ट में एक और फॉर्मूला शामिल हो गया, I बराबर NaEVd, NaEVd। अच्छा अगर आप चाहो तो इसमें ड्रिप वेलोसिटी का वैल्यू डाल सकते हो, चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। अच्छा अगर आप मोबिलिटी पूछ दे तो उसमें भी कर सकते हैं हम लोग, मोबिलिटी के टर्म्स में। देखो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, थोड़ा ध्यान दे, मोबिलिटी देखिए आप पढ़े हो, अब हम लोग आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, म्यू बराबर Vd अपॉन ई। तो Vd के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, Vd की जगह क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू ई, रख दो इसमें NaE, ठीक है। चलिए ये भी आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। इससे यूनिट क्या आ जाएगा इनका, यूनिट आप इससे म्यू का निकाल सकते हो, या मोबिलिटी का यूनिट यहां से निकाल लो, मोबिलिटी का यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान देना मोबिलिटी के बहुत सारे यूनिट बनाए जा सकते हैं, यूनिट ऑफ मोबिलिटी आप फाइंड करके आना, यहां से भी यूनिट ऑफ म्यू, म्यू की आप यूनिट निकालना, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, म्यू के 2-3 यूनिट है, एक है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है। आप खोज के आना कहां से आया। फिर एक और है मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको समझ गया होगा, पर न्यूटन पर कूलम, ये कहां से आया, ये फॉर्मूला है Vd बाई ई से, ई का यूनिट रख दे, तो ये म्यू का यूनिट हम यहां से भी निकाल लिए। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई सबको, जल्दी से नोट कर लें, कर लिए। तो बोलते हैं कि अगर सारे फिजिकल कंडीशन, ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, अगर सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होंगे, देन तब क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस across any conductor, across the ends of conductor, across the ends of conductor is directly proportional to electric current flowing through it। समझ में आ गया। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पर हमने प्लस चार्ज लगाया और यहां पे माइनस, और प्लस और माइनस का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, मान लो यहां पर हमने 20 वोल्ट लगाया और यहां पर 0, तो डिफरेंस कितना आएगा, 20 माइनस 0 यानी 20 का, ठीक है, हाई ये लो। इसमें से कुछ करंट जा रहा था 2 एम्पियर, यही कंडक्टर में हम 40 वोल्ट लगा दिए और 0 यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसमें करंट था 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए, 40 माइनस 0 यानी 40 वोल्ट का। तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो करंट भी इसमें क्या हो जाएगा, डबल। समझ में आ गया। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे कंडक्टर के क्रॉस तो करंट भी डबल हो जाएगा, इसका यही मतलब है, याद रखो, दैट इज, इसका ही मतलब है, इफ या भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, क्यों बोलते हैं, कंडक्टर के किनारों पे लगाया जाता पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किए देन इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो गया। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया, याद रखो। इसको हम 4 टाइम्स करें तो 4 टाइम्स, या हाफ करें तो हाफ,
तो इसको ऐसे भी लिखा था, देखो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जब सारे चीज कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, मेनली टेम्परेचर रखो कांस्टेंट, एरिया, लेंथ सब कांस्टेंट, कुछ बदलना नहीं चाहिए। अगर कंडक्टर कुछ भी बदलोगे तो नहीं कांस्टेंट रहेगा फिर। तो V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर R को बोला गया रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। कब है? कब है भाई? हमेशा नहीं है। रेसिस्टेंस कांस्टेंट है कि कब? ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होना चाहिए। सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट है फॉर ओमिक डिवाइस। कुछ ऐसे डिवाइस थे जिसपे ओम्स लॉ लगते थे, कुछ लोग ऐसे थे जिसपे नहीं लगते थे। नहीं लगने का मतलब, जैसे यहां तुमको पढ़ाया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करो, करंट डबल हुआ। बट कुछ ऐसे डिवाइस है जहां नहीं होता है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करे करंट डबल नहीं, आधा हो गया, बढ़ा ही नहीं, कांस्टेंट रह गया। पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे, करंट बढ़ ही नहीं रहा। तो उन सभी जगह ओम्स लॉ लगता ही नहीं है, तो उनको नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। तो ओमिक डिवाइस जिसपे ओम्स लॉ लगता है, जिन पे भी ओम्स लॉ लगता है, उन सभी जगह ये लॉ वैलिड है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। V बढ़ाओ, I बढ़ेगा, ठीक है। और कब लग बढ़ेगा ये सब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर यानी ऑल फिजिकल कंडीशन, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया और कंडक्टर, लेंथ, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए भाई, बदलना नहीं चाहिए। तब ये फॉर्मूला बना था, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। इन्होंने एक ग्राफ भी बना के दिया था V और I के बीच। अच्छा, यहाँ पे V के जगह डेल्टा V भी लिखा था। डेल्टा V क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस है ना रे, इसको इससे माइनस किए थे कि नहीं हमने, तो माइनस करने के लिए डेल्टा होना चाहिए, यानी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बार बार। तो ना डेल्टा V और R के बीच ग्राफ भी बनाया था। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन, सॉरी, I के बीच। यानी जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था बताइए? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था? करंट। ये 2 बढ़ा है तो वो भी बढ़ा, फिर ये 4 किए, फिर वो बढ़ा, फिर और की, ऐसा बढ़ रहा था। इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे आप, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ, स्लोप क्या होता है बताइए? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट? देख के बताओ यहां से, r। और स्लोप क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब r कांस्टेंट हुआ। और ये क्या हमेशा है? नहीं 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 नहीं। r कांस्टेंट कब हुआ? यहां पर लिखा हुआ है, जब सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, और दूसरा ओमिक डिवाइस के लिए कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ओम्स लॉ में सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, लॉ है, लॉ को तो प्रूफ नहीं करते हम लोग, लेकिन हम लोग इतना पढ़ लिए कि प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। हेडिंग लगाइए, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए इस चैप्टर में आपको एक कंडक्टर मानना है, बराबर। तो सबसे पहले आप एक कंडक्टर मान लीजिए, सब फिक्स कर लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको ऐसे जोड़ दो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने बैटरी से। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए? V। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इधर से इधर। इसके अंदर चार्ज दौड़ने लगी है, इलेक्ट्रॉन। कितने स्पीड से? Vd। कंडक्टर की लंबाई कितनी है? L। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। इतना तो समझ ही गया होगा आपको। कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है? N। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं करंट से। वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? I का फॉर्मूला। I बराबर, I जान रहे हैं, V इक्वल टू आई आर चाहिए, तो I से चालू करते हैं। V का तो फॉर्मूला सीखे नहीं अभी तक आप, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V ड्रिप वेलोसिटी है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम V पोटेंशियल डिफरेंस पे आ रहे हैं, दोनों V हो जाएगा, इसलिए VD BD लिखना।
अच्छा एक और फर्क है, एक और फर्क है, VD जब लिखो तो एरो लगाओ, वेक्टर है, और V पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, स्केलर। तो वी नो दैट I बराबर क्या होता है बताइए, NEAVD, एरो लगाते जाओ, NEAVD बराबर है। अब आप पुट करो VD का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, VD का फॉर्मूला क्या था बताइए, EE टाउ अपॉन M। रखिए तो I बराबर हो जाएगा EEA ये EEA स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर A NE स्क्वायर A टाउ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। अब देखिए आपने एक चीज और पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता पोटेंशियल डिफरेंस से है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, किसी को याद है? वी नो दैट, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता था, dV बाई dr, माइनस माइनस होता था डायरेक्शन, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल के पढ़े हैं सबने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पर याद होना चाहिए, जो भी पढ़ लियो याद ही होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरी बदलता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। अब ये डी कब लिखा है, जब चेंज हो रहा हो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, हमने कांस्टेंट लगा दिया बैटरी से, ये कब है, वेरिएबल होता, ये डी वाला कब लगता है, जब ये चीज क्या हो, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, सिर्फ V बाई आर, दूरी की जगह L, दूरी कितना है L, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस, आप चाहो तो डेल्टा V लिखो, ये तो V पोटेंशियल कोई समझता है, पोटेंशियल वर्ड हमको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, ये डाल दें यहाँ पे। तो I का फॉर्मूला आ गया NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन ml, ये फॉर्मूला भी याद करना, कोई कोई पूछ लेता है, करंट का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस से, देखो ये बन गया यार। अब देखो V इक्वल टू IR चाहिए, V इक्वल टू क्या चाहिए आपको, IR चाहिए ना, ये देखो V है, ये I है, तो इस सबको इधर भेज दो, R बन जाएगा। तो देखो ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I इक्वल टू V, सीधा कर ले थोड़ा, V इक्वल टू ml NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, इसी को R माना गया, इसी को क्या मान लिया गया, R, ध्यान दो। तो लेट मान लो कि ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इक्वल टू R, तो V इक्वल टू क्या आ गया, IR, जहां पे R का वैल्यू इतना है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेयर R इज ml NE स्क्वायर A टाउ। देखो इसीलिए हम बोल रहे थे R कब फिक्स होगा, जब सब कुछ कांस्टेंट, देखो M मास कांस्टेंट ही रहता है, L लेंथ फिक्स बदलना चाहिए, एरिया नहीं बदलना चाहिए, टकराने का टाइम नहीं बदलना चाहिए, या टकराने का टाइम किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बदलना चाहिए, ये सब कांस्टेंट रहेगा, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए यहां से हम लोग R पे आ जाते हैं, R फॉर रेसिस्टेंस, थोड़ा सा रेसिस्टेंस की जानकारी देंगे। R तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ोगे, द अपोज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कोई फॉर्मूला पूछे, यही फॉर्मूला बताना, R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तुम सोचोगे बड़ा भयानक है यार, बिल्कुल यही है जिसपे R डिपेंड करता है। कोई कोई आपको मूर्ख जैसा V बाई I इक्वल टू R लिखेगा, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर V और I पे R डिपेंड है क्या, नो नो नो। क्या किसी वायर का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट कम ज्यादा करने से? नहीं नहीं नहीं, ये तो कांस्टेंट की तरह लगाया हुआ था, ठीक है। कोई जबरदस्ती बना सकते तुम फॉर्मूला अगर सब फिक्स है तो, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है। देखो वायर का रेसिस्टेंस, जो वायर बन के आया, मान लो हमारे पास एक दो तार है, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है, वो किस पे डिपेंड करता है हम बता रहे। पहला, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है दोनों का, n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। फिर चार्ज, ये तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। लेंथ, दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है, कोई कंडक्टर बड़ा कोई छोटा तो रेसिस्टेंस कम ज्यादा होगा। एरिया मोटाई पे, तुमने ये सब पढ़ा है, मोटा वायर पतला वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा। टाउ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं चलते वक्त उसमें कितना टाइम खर्च हो रहा है, ठीक है। इन सभी चीजों पे आर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट नोट कर लिए इतना। तो आप एक फॉर्मूला और नोट करिए अपने लिस्ट में, आर का, वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला।